नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है। एक ऐसी चीज जिस पर हम शायद रोज काम करते हैं पर कभी रुककर सोचते नहीं, डिजिटल दस्तावेज। हम उस पूरे सफर को समझने वाले हैं कि कैसे हम हाथ से लिखने की दुनिया से निकलकर टाइपराइटर की उस खटखट को पार करते हुए आज के स्मार्ट वर्ड प्रोसेसर तक पहुंचे। बिल्कुल। और आज की जो हमारी चर्चा है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प एजुकेशनल टेक्स्ट पर आधारित है, जो इस पूरी कहानी को ना बड़े अच्छे से बताता है। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी तकनीक कब आई, बल्कि ये महसूस करना है कि उस बदलाव का मतलब क्या था। हम देखेंगे कि टाइपराइटर की असल दिक्कतें क्या थी, वर्ड प्रोसेसिंग ने हमारी सोच को कैसे बदला, और लिब्रे ऑफिस राइटर जैसे आज के जो टूल्स हैं उनमें वो कौन सी खूबियां छिपी हैं जो हमारे काम को इतना आसान बनाती हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। दस्तावेज बनाने की जरूरत तो हमेशा से थी, चाहे वो पत्थर पर हो, कागज पर या आज स्क्रीन पर। लेकिन हाथ से लिखने में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, है ना? हाँ, और वो थी व्यक्तिपरकता, मतलब सब्जेक्टिविटी। हर किसी की लिखावट अलग होती है। किसी की लिखावट एकदम मोती जैसी, तो किसी की ऐसी कि उसे समझना एक पहेली सुलझाने जैसा हो। तो जब आपको कोई ऐसा दस्तावेज बनाना हो जो सबके लिए एक जैसा हो, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके, तो एक मानक की, एक स्टैंडर्ड की जरूरत महसूस होती है। बस यहीं से टाइपराइटर की कहानी शुरू हुई। टाइपराइटर का दौर, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे वो भारी भरकम मशीनें और उनकी तेज आवाजें याद आती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर अक्षर को कागज पर हथौड़े से मारा जा रहा हो। और उस दौर में टाइपिस्ट होना एक बहुत बड़ी स्किल मानी जाती थी। लेकिन मुझे लगता है लोग गलतियों से बहुत परेशान रहते होंगे। एक छोटी सी गलती का मतलब पूरा पेज बर्बाद। देखिए, गलतियां तो बस एक शुरुआत थी। असल में 4 बड़ी समस्याएं थीं जिन्होंने लोगों का काम बहुत मुश्किल कर रखा था। 4, ओके। हाँ, पहली तो ये कि संपादन मतलब एडिटिंग नामुमकिन थी। अगर आपने एक शब्द भी गलत टाइप कर दिया तो आपके पास 2 ही रास्ते थे, या तो पूरा पेज फाड़कर फेंक दें, या फिर वो सफेद वाला करेक्शन फ्लूइड इस्तेमाल करें। अरे हाँ, टिपेक्स, जो सूखने के बाद एक पपड़ी बनकर उतर जाता था और दस्तावेज पर एक अलग ही दाग छोड़ जाता था। बिल्कुल। ये किसी गलती को सुधारने से ज्यादा उसे छुपाने की एक नाकाम कोशिश लगती थी। सही कहा। दूसरी बड़ी समस्या थी दोहराव, मतलब रेपिटेशन। सोचिए, आपको एक ही चिट्ठी 100 लोगों को भेजनी है, बस नाम और पता अलग है। इसका मतलब था कि एक टाइपिस्ट को वो पूरी चिट्ठी 100 बार टाइप करनी पड़ती थी। 100 बार? हाँ, आज हम जिसे मेल मर्ज कहते हैं, वो उस समय एक सपने जैसा था। हर कॉपी अपने आप में एक मेहनत का काम थी। आज हम कॉपी पेस्ट को इतना हल्के में लेते हैं, पर उस दौर में तो ये किसी जादू जैसा ही रहा होगा। और तीसरी दिक्कत थी सीमित अक्षर। आपके पास वही अक्षर और प्रतीक होते थे जो मशीन पर दिए गए हैं। अगर आपको कोई खास चिन्ह या कोई समीकरण लिखना है तो वो संभव नहीं था। को बोल्ड नहीं कर सकते, हेडिंग को बड़ा नहीं कर सकते, पैराग्राफ को करीने से सेट नहीं कर सकते। आपका दस्तावेज हमेशा एक जैसा सपाट दिखता था। इन समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश तो हुई होगी? हाँ, एक बीच का रास्ता निकला था। 1974 में जेरोक्स कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया। ये एक दिलचस्प मशीन थी। अच्छा। इसमें एक छोटी सी मेमोरी थी, तो आप टाइप की हुई चीज को एडिट कर सकते थे और उसकी कुछ कॉपियां भी निकाल सकते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा थी इसकी नन्ही सी स्क्रीन, जिस पर मुश्किल से 1 या 2 लाइनें ही दिखती थी। सिर्फ 1 या 2 लाइनें? हाँ, आप कभी भी पूरे दस्तावेज को एक साथ नहीं देख सकते थे। मतलब एक तरह से आप अंधेरे में तीर चला रहे थे। बिल्कुल। आपको पता ही नहीं कि आपका पूरा पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो ये तो एक आधा अधूरा समाधान था। असली क्रांति तो तब आई होगी जब स्क्रीन बड़ी हुई और सॉफ्टवेयर ने कमान संभाली। बिल्कुल। और वो क्रांति थी वर्ड प्रोसेसिंग। 1970s के दशक के अंत में वर्ड स्टार जैसे सॉफ्टवेयर आए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। मजे की बात यह है कि वर्ड प्रोसेसिंग शब्द IBM ने 1960s के दशक में ही बना लिया था। ओह, इतना पहले? हाँ, और 1971 तक तो न्यूयॉर्क टाइम्स इसे एक चर्चित शब्द कहने लगा था। ये शब्द सिर्फ टाइपिंग से आगे की सोच को दिखाता था। ये शब्दों को प्रोसेस करने की, यानी उन्हें अपनी मर्जी से बदलने, संवारने और व्यवस्थित करने की आज़ादी थी। और ये आज़ादी आज हमें कितनी सारी शक्तियों के रूप में मिलती है। हम दस्तावेज बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। पर असली जादू तो टेक्स्ट को कंट्रोल करने की सुविधाओं में है।
जैसे टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना। ये विचार ही कितना क्रांतिकारी था। यही तो, जिसे हम कट पेस्ट कहते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट को हिलाना नहीं था, ये विचारों को फिर से व्यवस्थित करने की क्षमता थी। आप एक पैराग्राफ को कहीं से भी उठाकर कहीं और रख सकते थे, बिना पूरा दस्तावेज दोबारा लिखे। और फिर था कॉपी पेस्ट, यानी ज्ञान की नकल बनाने की असीम क्षमता। और स्पेल चेक, अरे उसकी तो बात ही कुछ और थी। ये सिर्फ गलतियों को ठीक करने के बारे में नहीं था, इसने तो लिखने के आत्मविश्वास को ही बदल दिया। अब कोई भी, चाहे उसकी भाषा पर कितनी भी पकड़ हो, एक पेशेवर दिखने वाला दस्तावेज बना सकता था। सही कहा। एक तरह से इसने ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में एक बड़ा रोल निभाया। अब अच्छा लिखना सिर्फ कुछ विशेषज्ञों का काम नहीं रह गया था। आपने बहुत सही बात कही। और इसी से जुड़ी एक और तकनीकी छलांग थी GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और WSYG। WSYG, हाँ, What you see is what you get। यानी जो जैसा स्क्रीन पर दिखेगा वैसा ही कागज पर छपेगा। ये वो पल था जब उपयोगकर्ता के हाथ में असली कंट्रोल आया। अब उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, अगर उसने कोई शब्द बोल्ड किया है या उसका रंग बदला है तो वो उसे स्क्रीन पर तुरंत देख सकता था। इसने दस्तावेज बनाने को एक रचनात्मक प्रक्रिया बना दी। बिल्कुल, इसने टाइपिंग को एक मैकेनिकल काम से निकालकर डिजाइनिंग के करीब ला दिया। तो ये तो हुई थ्योरी की बात कि क्रांति आई कैसे। पर आज के दौर में ये असल में दिखती कैसी है? मेरे ख्याल से इसे समझने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर एक बेहतरीन उदाहरण है, खासकर इसलिए क्योंकि एक खास फिलॉसफी पर बना है। हाँ, लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट है। मतलब इसमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए राइटर है, स्प्रेडशीट के लिए कैल्क, प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस, ऐसे कई प्रोग्राम हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये फॉस है। फॉस? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एक कंपनी की संपत्ति नहीं है। ये मुफ्त में उपलब्ध है और कोई भी इसके कोड को देख सकता है, सुधार सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक लोकतांत्रिक आंदोलन जैसा है। बिल्कुल। और तकनीकी तौर पर भी ये बहुत शक्तिशाली है। ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी ODF का इस्तेमाल करता है, जो एक खुला मानक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी अनुकूलता। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे दूसरे बहुत से फॉर्मेट की फाइलों को आसानी से खोल और सहेज सकता है। अच्छा, यानी आप किसी के भी साथ आसानी से काम कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है। तो जब हम राइटर खोलते हैं तो हमें एक सफेद कैनवास मिलता है। अब इसकी छोटी छोटी चीजों में भी कितनी गहरी सोच छिपी है। जैसे सबसे नीचे की स्टेटस बार, मेरे हिसाब से ये सबसे अंडररेटेड टूल है। सही कहा। लोग इसे सिर्फ पेज नंबर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर असल में ये आपके दस्तावेज का डैशबोर्ड है। ये आपको लाइव बताता है कि आप कितने शब्द लिख चुके हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही है, जूम लेवल क्या है। ये एक पायलट के कॉकपिट की तरह है, जो आपको हर पल जरूरी जानकारी देता रहता है। और फिर आते हैं वो कौशल जो एक आम उपयोगकर्ता को एक प्रो उपयोगकर्ता से अलग करते हैं। मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट हमेशा आकर्षक लगते हैं। क्या कुछ ऐसे छोटे लेकिन शक्तिशाली शॉर्टकट हैं जो दस्तावेज बनाने के अनुभव को पूरी तरह बदल देते हैं? जरूर। कर्सर को सिर्फ तीर वाली कुंजियों से आगे पीछे करना तो सभी जानते हैं, लेकिन कंट्रोल कुंजी के साथ इस्तेमाल करने से आप शब्दों के बीच छलांग लगा सकते हैं। हाँ। और होम और एंड कुंजियां आपको 1 सेकंड में लाइन की शुरुआत या अंत में ले जाती हैं। लेकिन असली पावर मूव है कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड, जो आपको 100 पेज के दस्तावेज में भी पलक झपकते ही पहले या आखिरी पेज पर पहुंचा देता है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो जादू हैं। और टेक्स्ट को चुनने के तरीके भी तो कमाल के हैं। सिर्फ माउस के कुछ क्लिक से आप एक शब्द, एक पूरी लाइन या पूरे पैराग्राफ को चुन सकते हैं। ये उस सटीकता और गति को दिखाता है जो टाइपराइटर के युग में अकल्पनीय थी। यहाँ कुछ उन्नत तकनीकें भी हैं, जैसे अगर आपको टेक्स्ट के अलग अलग हिस्सों को एक साथ चुनना हो जो लगातार नहीं है। हाँ, ये कैसे होता है? तो आप बस कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और माउस से उन हिस्सों को चुनते जाएं। या फिर वर्टिकल ब्लॉक का चयन, यह एक बहुत ही अनोखी विशेषता है। वर्टिकल ब्लॉक? मान लीजिए आपके पास कई लाइनों की एक सूची है और आप हर लाइन का सिर्फ पहला शब्द चुनना चाहती हैं। यह टूल आपको ऐसा करने देता है। यह बहुत ही खास कामों में बहुत उपयोगी साबित होता है। अब आते हैं उस तिकड़ी पर जिसके बिना आज हम काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कट, कॉपी और पेस्ट।
इनके बीच का फर्क बहुत सीधा है पर बहुत गहरा है। बिल्कुल। कॉपी यानी कंट्रोल प्लस सी का मतलब है नकल बनाना। मूल चीज अपनी जगह पर रहती है। लेकिन कट यानी कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब है स्थानांतरित करना, मूव करना। हाँ, किसी चीज को उसकी मूल जगह से हटाकर कहीं और ले जाना। ये आपके दस्तावेज के टुकड़ों को बिना किसी नुकसान के पुनर्व्यवस्थित करने की शक्ति है। और फिर है ढूंढें और बदलें, कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड एंड रिप्लेस। ये वो फीचर है जिसने न जाने कितने छात्रों की रातों की नींद बचाई है। जब आपको आखिरी मिनट में पता चलता है कि आपने अपने 50 पेज के असाइनमेंट में किसी का नाम हर जगह गलत लिख दिया है, तो ये बटन किसी जादू की छड़ी से कम नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। हमारे स्रोत में भी एक ऐसा ही उदाहरण है। आईटी जॉब फेयर को नेशनल आईटी जॉब फेयर से बदलना। रिप्लेस ऑल बटन 1 सेकंड में वो काम कर देता है जिसमें हाथ से करने पर घंटों लगते और शायद कुछ गलतियां भी रह जाती। बिल्कुल। यह सटीकता और समय की बचत का एक बेहतरीन उदाहरण है। कुछ ऐसे भी उपकरण हैं जो दिखते नहीं पर होते बहुत काम के हैं, जैसे गैर मुद्रण वर्ण। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है पर है बहुत काम का। हाँ, यह एक तरह से आपके दस्तावेज का एक्सरे है। जब आप इसे चालू करती हैं तो ये आपको वो चीजें दिखाता है जो प्रिंट नहीं होती, जैसे हर स्पेस की जगह एक बिंदु, हर टैब की जगह एक तीर और हर पैराग्राफ के अंत में एक चिन्ह। वो पैराग्राफ का सिंबल पाई। हाँ, इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपके टेक्स्ट के बीच में असल में हो क्या रहा है। कहीं आपने एक की जगह 5 स्पेस तो नहीं दे दिए। ये सटीक फॉर्मेटिंग के लिए एक प्रो टूल है। और इसी तरह का एक और सहायक है, थेसॉरस। लोग इसे अक्सर शब्दकोश समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। शब्दकोश आपको किसी शब्द का अर्थ बताता है, लेकिन थिसॉरस आपको उसके जैसे और शब्द यानी पर्यायवाची शब्द सुझाता है। यह आपके लेखन को दोहराव से बचाता है और उसे ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। अगर आप बार बार इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, तो थिसॉरस आपको क्रूशल, सिग्निफिकेंट, इसेंशियल जैसे विकल्प दे सकता है। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट लिख लिया, गलतियां सुधार लीं और शब्दों को भी बेहतर बना लिया। अब बारी आती है उसे सुंदर बनाने की, यानी फॉर्मेटिंग की। ये वो हिस्सा है जहां दस्तावेज को एक प्रोफेशनल रूप दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है पेज के स्तर से, यानी पेज का आकार क्या होगा, A4 या लेटर, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, पोर्ट्रेट यानी खड़ा या लैंडस्केप यानी लेटा हुआ, और चारों तरफ मार्जिन कितना छूटेगा। ये आपके कैनवस को तैयार करने जैसा है। और कैनवस तैयार होने के बाद हम पैराग्राफ और शब्दों पर काम करते हैं। यहां पर संरेखण यानी अलाइनमेंट बहुत मायने रखता है। लेफ्ट, राइट, सेंटर तो हैं ही, पर जस्टिफाइड अलाइनमेंट दस्तावेज को एक बहुत ही साफ सुथरा और औपचारिक लुक देता है, जैसा हमें किताबों या अखबारों में देखने को मिलता है। और फिर टेक्स्ट के स्तर पर फॉर्मेटिंग आती है, जैसे किसी शब्द पर जोर देने के लिए उसे बोल्ड करना, Ctrl+B, या इटैलिक करना, Ctrl+I, फॉन्ट का प्रकार बदलना, उसका आकार, उसका रंग। ये सब सिर्फ सजावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानकारी को सही तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है। ये पाठक की आंखों को गाइड करता है कि पहले क्या पढ़ना है और क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे चेंज केस फीचर भी बहुत कम का लगता है। कई बार हम गलती से पूरा वाक्य कैपिटल अक्षरों में टाइप कर देते हैं। एक क्लिक से उसे सेंटेंस केस में बदलना बहुत समय बचाता है। और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जैसी छोटी छोटी चीजें वैज्ञानिक या गणितीय दस्तावेजों के लिए तो अनिवार्य हैं, जैसे 5th लिखना हो या H2O। ये सभी उपकरण मिलकर हमें वो नियंत्रण देते हैं जो टाइपराइटर के युग में असंभव था। हर छोटी बड़ी चीज अब हमारे हाथ में है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, तो हम टाइपराइटर की एक कठोर, मैनुअल और गलतियों से भरी प्रक्रिया से निकलकर एक अविश्वसनीय रूप से लचीली, शक्तिशाली और रचनात्मक डिजिटल प्रक्रिया तक आ गए हैं। आसानी से संपादित करने, प्रारूपित करने और विचारों को पुनर्व्यवस्थित करने की इस क्षमता ने हमारे काम करने और संवाद करने के तरीके को ही बदल दिया है। वर्ड प्रोसेसिंग सिर्फ तेजी से टाइप करने का एक उपकरण नहीं है। ये विचारों को एक ढांचा देने, पठनीयता बढ़ाने और सबसे जरूरी हमारी रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। सही। एक मैकेनिकल उपकरण से एक परिष्कृत सॉफ्टवेयर तक का ये विकास इस बात का प्रतीक है
कि सूचना के साथ हमारा रिश्ता कितना बदल गया है। हमारे स्रोत में गूगल डॉक्स और ऑफिस 365 जैसे वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर का भी जिक्र है। यह हमें भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है, जहां दस्तावेज अब सिर्फ हमारे कंप्यूटर में बंद एक फाइल नहीं रह गया है। सही कहा। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। जैसे जैसे दस्तावेज हमारे स्थानीय कंप्यूटरों से निकलकर क्लाउड पर जा रहे हैं, दस्तावेज का हमारा विचार आगे कैसे बदल सकता है? क्या ये और भी ज्यादा सहयोगी और इंटरैक्टिव हो जाएगा? क्या भविष्य का दस्तावेज एक स्थिर चीज न होकर एक जीती जागती, हमेशा बदलती रहने वाली चीज होगी, जिसमें टेक्स्ट, डेटा, वीडियो और बातचीत सब एक साथ मिल जाएंगे? कुछ इस तरह से जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते।